हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब हम लोग पढ़ेंगे तो लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट में हम लोग को पढ़ना है कैपेसिटर। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है समाप्त हो जाएगा। मतलब अभी हम लोगों को 3 टॉपिक पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर। ठीक है, तो देखिए 11th क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे वर्क पावर एनर्जी, तो वहां पर एक बार पढ़ाया गया था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाने के पहले मैंने आप लोगों को बताया था टाइप्स ऑफ फोर्सेज, और वहां फोर्स को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड किए थे। ये फर्स्ट जो है कंजर्वेटिव फोर्स, और सेकेंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स क्या है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, इन दोनों में 4 बातें बताया गया था आप लोगों को। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स में बताया गया था कि जिस फोर्स के द्वारा 1 राउंड ट्रिप में किया गया वर्क डन 0 के बराबर हो, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। 1 राउंड ट्रिप, 1 राउंड ट्रिप। 1 राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है, जहां से कोई बॉडी स्टार्ट हुआ, चलना स्टार्ट हुआ, बॉडी का मोशन जहां से स्टार्ट हो, बॉडी चल के पुनः वहीं आ जाए, तब कहेंगे कि 1 राउंड ट्रिप कंप्लीट हो गई। याद रहे, रास्ता किसी भी तरह का हो सकता है। रास्ता पर यहां पाथ पर हम लोगों को विचार नहीं करना है, पाथ को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, बस ध्यान में ये रखना है कि जहां से बॉडी चलना शुरू किया, लास्ट में मोशन के एंड में वहीं आ जाए, तब कहेंगे हम लोग कि 1 राउंड ट्रिप कंप्लीट हो गया। तो वह फोर्स जिसके द्वारा 1 राउंड ट्रिप के दौरान किया गया टोटल वर्क डन 0 के बराबर हो, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। 1 नंबर बात हो गया। सेकेंड नंबर बात पर ध्यान देना है। अगर मान लीजिए एक पॉइंट से कोई बॉडी चलना प्रारंभ करता है, स्टार्ट करता है अपना मोशन, और बी पॉइंट पर पहुंचता है, और मोशन के दौरान मतलब बॉडी का मोशन हो रहा है और बॉडी पर उस समय मान लीजिए लग रहा है कौन फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम लोग किसी बॉडी को ले जाएं, तो ले जाने के दौरान कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन बॉडी के पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। यह है सेकेंड प्रॉपर्टी किसका, कंजर्वेटिव फोर्स का। ठीक है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के दौरान कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। पाथ कुछ भी हो, अगर मान लीजिए इस पाथ से ए से बी तक जाने पर 100 जूल वर्क डन होता है, और अगर स्ट्रेट पाथ पर कोई बॉडी जाए और वही कंजर्वेटिव फोर्स यहां एक्ट कर रहा है, तो यहां भी वर्क डन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 जूल। अगर पाथ इस तरह से हो, ए से बी तक जाना हो,
तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा यहां भी वर्क डन कितना हो जाएगा, 100 जूल हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग कितना बातें पढ़े, 2। अब देखिए थर्ड बात, आप लोगों को बताया गया है 11th क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे वर्क पावर एनर्जी, तो वहां क्या बताया गया था, कोई भी फोर्स हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो या कोई भी फोर्स हो, अगर किसी बॉडी पर फोर्स एग्जर्ट हो और फोर्स के द्वारा निगेटिव वर्क डन हो, कैसा निगेटिव वर्क डन हो, तो निगेटिव वर्क डन होने पर बॉडी से एनर्जी रिलीज होता है, बॉडी से एनर्जी निकलेगा, और बॉडी से जो भी एनर्जी निकलेगा वो किसके सहायता से, फोर्स के सहायता से अगर एनर्जी निकलेगा तो फोर्स एक्सर्ट करने वाला मतलब एजेंट क्या करता है, बॉडी एनर्जी को गेन कर लेता है। लेकिन यहां हम लोगों को किसी भी फोर्स को कंसीडर नहीं करना है, वनली कंसीडर करना है कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो देखिए आप, अगर किसी बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करे और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा निगेटिव वर्क डन हो तो बॉडी से एनर्जी तो निकलेगा, लेकिन यहां ध्यान रहे कंजर्वेटिव फोर्स के हेल्प से किसी बॉडी से जो भी एनर्जी का रिलीज होता है, बॉडी से जो भी एनर्जी निकलता है, वो पूरा का पूरा एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो जाता है, और सिस्टम में जो भी एनर्जी स्टोर होगा, स्टोर्ड एनर्जी, यही स्टोर्ड एनर्जी कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो याद रखिए आप लोग, किसी भी सिस्टम में कहीं भी अगर कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट हो तो कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंस के कारण सिस्टम में कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर रहता है स्टोर्ड, और दिस स्टोर्ड एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ। और लास्ट बात एक और है, कंजर्वेटिव फोर्स कोई भी हो, कंजर्वेटिव फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट करता है। 4 बातें, फर्स्ट एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले, किसी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा 1 राउंड ट्रिप के दौरान किया गया टोटल वर्क डन 0 के बराबर होता है। 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक जाने के दौरान कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। अगर कभी कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा निगेटिव वर्क डन हो तो बॉडी से एनर्जी निकलता है, और बॉडी से ये जो एनर्जी का रिलीज होगा, रिलीज एनर्जी सिस्टम में स्टोर होगा, और इस स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और चौथा नंबर बात, कंजर्वेटिव फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है। अब देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स में जो कुछ भी हम लोग पढ़े उसका जस्ट अपोजिट किसमें होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में फर्स्ट नंबर बात क्या है, 1 राउंड ट्रिप के दौरान नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। सेकंड, अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी बॉडी को ले जाए तो ले जाने के दौरान नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, यह वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है। और थर्ड, जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा निगेटिव वर्क डन हो, बॉडी से एनर्जी का रिलीज होगा, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के सहायता से किसी बॉडी से जो भी एनर्जी का रिलीज होगा, यह रिलीज्ड एनर्जी सिस्टम में स्टोर्ड नहीं होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के हेल्प से बॉडी से जो भी एनर्जी का रिलीज होता है, ये पूरा रिलीज्ड एनर्जी हीट एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और चौथा नंबर बात, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट नहीं करता है। अब एग्जांपल, तो हम लोग 11th में 3 एग्जांपल पढ़े थे कंजर्वेटिव फोर्स का। कौन कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग 11th में पढ़े हैं, स्प्रिंग फोर्स यह भी 11th में पढ़े हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसे हम लोग कहते हैं, ये 12 में अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़े थे कि 2 चार्ज एक दूसरे पर जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, और चार्ज रेस्ट में रहते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट होता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ये 3 कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल हैं। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एकदम बहुत कॉमन एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सभी जो हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल हैं। क्लियर हो गया? तो अब हम लोगों को समझना है, ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव तो समझ गए, अब समझना है पोटेंशियल एनर्जी, और इसके बाद हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, एक बात हम लोग को ध्यान में रखना है, 11th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इनके बारे में काफी डिटेल में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। और जो भी बातें वहां हम लोग पढ़े थे, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट वहां हम लोग सीखे थे, वो सब यहां जो है अप्लाई करेंगे हम। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट ये क्लास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को क्या करना है, एक बार 11th क्लास का पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। फिर यहां आप लोग देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वैसे मैं आप लोगों को जितना भी पहले मैं बता चुका हूं, एक बार अच्छे से रिवीजन करा देता हूं। देखिए, आप लोग बताया गया था सबसे पहले कि पोटेंशियल एनर्जी जब पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताया गया था कि पोटेंशियल एनर्जी किसका होगा, किसी सिस्टम का। सिस्टम बॉडी का हो सकता है, सिस्टम चार्ज का हो सकता है। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग सोचेंगे तो सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए सिस्टम। आप लोग को 11th में पढ़ाया गया था बॉडी का भी पोटेंशियल एनर्जी होता है, लेकिन हम लोग जनरली जो पोटेंशियल के बारे में अभी यहाँ जो पढ़ना है हम लोगों को, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो वहां पर हम लोग क्या भी सीखेंगे, सिस्टम लेंगे। इसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, सीखेंगे। तो आप लोग 11th में भी पढ़े इसी तरह से, कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी की बात जब हो तो सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए, माइंड में आना चाहिए सिस्टम। और सेकेंड बात जो आना चाहिए कि इस सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स जरूर होना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स कुछ भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, सिस्टम होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, और जहां कहीं भी सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट रहेगा वहां पर कंजर्वेटिव फोर्स से एसोसिएटेड कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर जरूर रहेगा, और इसी स्टोर एनर्जी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान देना है आप लोगों को। तो पोटेंशियल एनर्जी कब कहेंगे, किसी भी सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स के प्रेजेंस के कारण सिस्टम में स्टोर्ड एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब देखिए, ये कंजर्वेटिव फोर्स तो आप लोगों को बताया गया है, एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है। तो यहां पर अगर सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स कौन हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, तो अब इसके कारण सिस्टम में एनर्जी स्टोर होगा, तो उसको भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। लेकिन चूंकि सिस्टम में
ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एनर्जी स्टोर है, इस कंडीशन में स्टोर्ड एनर्जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कब कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? जब सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा हो? ग्रेविटेशनल फोर्स हो। और सेकंड नंबर बात, अगर सिस्टम में कोई जरूरी नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, अगर सिस्टम में या बॉडी के अंदर स्प्रिंग फोर्स हो, तो स्प्रिंग फोर्स तो सिंगल स्प्रिंग होगा, वहां सिस्टम की जरूरत नहीं है, बस एक बॉडी चाहिए स्प्रिंग। स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स जब रहे तो स्प्रिंग फोर्स यह भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जब सिस्टम में स्प्रिंग फोर्स रहे तो उस कंडीशन में भी स्प्रिंग फोर्स के कारण स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होगा, और इस स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी को कहेंगे हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स के जगह पर क्या हो? इलेक्ट्रिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर सिस्टम में इलेक्ट्रिक फोर्स हो, यह भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसके कारण जो एनर्जी स्टोर होगा इसको कहेंगे हम लोग इसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आपसे कोई क्वेश्चन करे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो क्या जवाब देंगे? किसी सिस्टम में इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रेजेंस होने के कारण या प्रेजेंस के कारण, किसी सिस्टम में इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रेजेंस के कारण उस सिस्टम में स्टोर्ड एनर्जी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एक बात और बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पर। किस पर डिपेंड करेगा? सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करेगा। कॉन्फ़िगरेशन मींस होता है सिस्टम जिन जिन ऑब्जेक्ट्स से, जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं जिनके द्वारा सिस्टम बना हुआ है, तो सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, सिस्टम में उनका जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन मींस अरेंजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन किसका? अरेंजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स का। अगर सिस्टम के कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट चेंज हो जाए तो कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्या चाहिए? सिस्टम कैसा होना चाहिए? चार्ज्ड बॉडी का सिस्टम होना चाहिए, या इसी को हम लोग कह सकते हैं चार्ज का सिस्टम होना चाहिए। तो मान लीजिए कि हम लोगों के पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में 3 चार्जेस हैं। एक मान लेते हैं प्लस Q1, सेकेंड मान लीजिए प्लस Q2 और थर्ड यहां मान लीजिए माइनस Q3। यहां सभी तीनों पॉजिटिव हो सकते हैं, तीनों निगेटिव हो सकते हैं, या कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव हो सकते हैं। इनका जो अरेंजमेंट अभी है कैसे? एक ही लाइन पर सभी यहां स्थित है। अगर ऐसा हो कि इनके अरेंजमेंट को ऐसे बदल दें, प्लस Q1 माइनस Q3 प्लस Q2, सिस्टम में चार्जेस तो वही है, लेकिन देखिए यहां अरेंजमेंट और यहां अरेंजमेंट अंतर हो गया ना। और जब अरेंजमेंट चेंज हो गया तो कहेंगे क्या? सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। और किसी भी सिस्टम का जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए तो सिस्टम का जो स्टोर्ड एनर्जी है, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है, वह भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो अगर चार्जेज का सिस्टम हो और सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, सिस्टम के जो चार्जेज हैं उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में कहेंगे कि सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? चेंज हो गया।
समझ में आ गया? तो अब हम लोग डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैसे देंगे? किसी सिस्टम में इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रेजेंस के कारण उस सिस्टम में स्टोर्ड वह एनर्जी जो सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ? और एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया जाए तो सिस्टम में स्टोर्ड एनर्जी मतलब सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो अवश्य ही चेंज हो सकता है। क्लियर हुआ? तो आइए पहले डेफिनेशन लिखें हम लोग। तो डेफिनेशन ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आप लोग लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन है? द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। ये जरूर ध्यान देना है, सिस्टम में एनर्जी स्टोर होगा लेकिन किसके कारण? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड विच डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया जाए तो सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकता है। यहां लिखना होगा दैट इज if the configuration of a system is made to change, then the electric potential energy of the system may also change। ठीक है? तो अगर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया जाता है तो सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकता है। ठीक है? अब हम लोग ये देखेंगे, ये समझेंगे, इतना तो समझ गए, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो सकता है। लेकिन सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं हम लोग। जब हम लोग 11th में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे, तो वहां बताया गया था, मान लीजिए कोई सिस्टम है, तो आप लोग को अभी जस्ट बताया गया है कि सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए सबसे जरूरी क्या है? सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का होना। सिस्टम में क्या होना? कंजर्वेटिव फोर्स का होना। कंजर्वेटिव फोर्स अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हो तो यहां पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर सिस्टम में इलेक्ट्रिक फोर्स हो तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए एक और बात, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पर। तो वहां बताया गया था 11th क्लास में आप लोगों को कि वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, जब भी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा।
जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा सिस्टम का, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के दौरान कंजर्वेटिव फोर्स तो सिस्टम में रहेगा ना, तो सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के दौरान कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा क्या करेंगे हम लोग, टोटल वर्क डन का कैलकुलेशन करेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया टोटल वर्क डन, सी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां WC क्या है, टोटल वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ड्यूरिंग द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने के दौरान कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया टोटल वर्क डन पर फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका माइनस कर देंगे, तो सिस्टम के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यह रही बात कंजर्वेटिव फोर्स, ये तो एक जनरल नाम हुआ ना। अब अगर यहां कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हम लोग इस फॉर्मूला को कैसे लिख देंगे, डेल्टा U इक्वल टू माइनस WG। मतलब सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन चेंज के दौरान सिस्टम में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा टोटल वर्क डन निकालेंगे, उसका माइनस करेंगे, क्या आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा। अगर सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, जो अभी पढ़ना है, तो उस समय सिस्टम में कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज के दौरान जो भी इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा टोटल वर्क डन का कैलकुलेशन करेंगे, और जब टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स जब कैलकुलेट हो जाएगा, तो उसका माइनस कर देंगे, तो सिस्टम का चेंज इन ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लोग को लिखना चाहिए चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यूरिंग द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। डेल्टा U क्या है, डेल्टा मीन्स चेंज, U मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, सबको हम लोग कैपिटल U से डिनोट करते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां होगा चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और WE क्या है, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के दौरान इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया टोटल वर्क डन है। क्लियर हो गया। यहां हम लोगों को एक चीज ध्यान देना है, ये लिख दीजिए, आप लोग को समझने में आसानी होगी। डेल्टा U द चेंज in the electric potential energy और इसके बाद WE क्या होगा, द टोटल work done by the electric force total work done by the electric force during the change in the configuration of the system। हो गया। अब यहां हम लोग मान लें
कि एक सिस्टम है और इस सिस्टम में पॉइंट चार्जेज है, 3 पॉइंट चार्जेज है। मान लीजिए यहां एक पॉइंट चार्ज Q1, सेकेंड पॉइंट चार्ज Q2 और थर्ड पॉइंट चार्ज Q3। साइन में दे सकते हैं, मान लीजिए ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। हम लोग जितने भी चार्ज है सब पॉजिटिव ले सकते हैं, सब निगेटिव ले सकते हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव ले सकते हैं। तो यहां 3 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो फाइनाइट है। फाइनाइट है तो इनके बीच क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे प्लस Q1 चार्ज माइनस Q2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा फोर्स एक्सर्ट करके, और प्लस Q3 को रिपेल करेगा फोर्स एक्सर्ट करके। फिर ये माइनस Q2 प्लस Q3 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और प्लस Q1 को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और प्लस Q3 प्लस Q1 को रिपेल करेगा और माइनस Q2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहां तीनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, कौन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फोर्स यहां जीरो नहीं होगा। और आप जानते हैं जिस सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट हो, यहां इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जहां कंजर्वेटिव फोर्स है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जरूर होगा। मतलब इस कंडीशन में सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगा। क्लियर हो गया। ऐसे आप लोग पढ़े हैं कूलम्ब्स लॉ में, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, R का वैल्यू अगर फाइनाइट है तो F का वैल्यू भी फाइनाइट रहेगा, कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन अगर ऐसा किया जाए कि सिस्टम में यही सब चार्ज है, लेकिन चार्जेस के बीच का सेपरेशन बढ़ाते जाए और बढ़ाते बढ़ाते सेपरेशन कितना कर दे, R टेंड्स टू इंफिनिटी कर दे। तो अगर R टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए, R की जगह पर अगर आप इंफिनिटी रखते हैं तो इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 0, फोर्स टेंड्स टू 0। मतलब सिस्टम के जो पॉइंट चार्जेज हैं अगर एक दूसरे से इनफिनाइट डिस्टेंस पर हो जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, फोर्स इनके बीच अब 0 हो गया, और कंजर्वेटिव फोर्स जहां 0 होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा, तो इस कंडीशन में सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या माना जाएगा, 0 मान लिया जाएगा। वही यहां लिखा हुआ है, इफ विद इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेज द चार्जेज रिमेन एट इनफिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज टेकन एज 0। किसी भी सिस्टम में सिस्टम के जो चार्ज है अगर इंफिनिटी डिस्टेंस पर हो तो सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। ठीक है, अभी जो टॉपिक दिया गया है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे हम लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे। क्या रहेंगे, पॉइंट चार्जेज रहेंगे, 2 पॉइंट चार्जेज हो सकते हैं, 3 पॉइंट चार्जेज हो सकते हैं, 4 पॉइंट चार्जेज हो सकते हैं, कितना भी पॉइंट चार्जेज के सिस्टम हो सकते हैं, और पूरे सिस्टम का कहा जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करिए। तो कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि एक सिस्टम यहां है और इस सिस्टम में 3 पॉइंट चार्जेज हैं। फर्स्ट पॉइंट चार्ज Q1, सेकेंड पॉइंट चार्ज Q2, थर्ड पॉइंट चार्ज Q3। चार्जेज का साइन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव हो सकते हैं। 3 पॉइंट चार्जेज, और अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि चार्जेज के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, क्या है, फाइनाइट है। डिस्टेंस अगर फाइनाइट हो तो यहां पर अभी इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेज के बीच तो लगेंगे ना, और जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेंगे मतलब यहां कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, और यही बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यहां
क्या होगा, ये हम लोग बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अभी सिस्टम का कितना होगा। तो आइए मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट देता हूं। जब भी न्यूमेरिकल मिले ऐसा, कैसा न्यूमेरिकल, जिस न्यूमेरिकल में पॉइंट चार्जेज के सिस्टम और पॉइंट चार्जेज के सिस्टम हो और उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को कैलकुलेट करना हो, फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इस यहां, सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट चार्जेज यहां हैं इनको कहां लेके चले जाएंगे, इंफिनिटी पर। और ध्यान दीजिएगा, इनको इंफिनिटी पर ले जाएंगे तो एक ऐसा नहीं है कि इंफिनिटी पर ले जाकर सबको एक साथ रख देंगे, इंफिनिटी पर ले जाएंगे और इस तरह से ले जाएंगे कि एक दूसरे से भी इंफिनिटी डिस्टेंस पर हो जाए और जो यहां पोजीशन इनका दिया गया है, गिवन पोजीशन से भी इनका डिस्टेंस क्या हो जाए, इंफिनिटी हो जाए। ध्यान में रहे, सभी पॉइंट चार्जेस को इनके गिवन पोजीशन से और एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हम लोग लेकर चले जाएंगे। Q1 यहां से हटा दिए, Q2 हटा दिए और Q3 ये सबको हटा दिए। अब बताइए, अभी जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को मिला है, इस कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान देना है, पॉइंट चार्जेस तो वही है 3, लेकिन इनके बीच का जो सेपरेशन है इंफिनिटी है। और आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए हैं कि जिस सिस्टम में चार्जेज एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0 होता है। तो अभी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मानेंगे इसको, जब पॉइंट चार्जेज एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, तो इस कंडीशन में इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इनफाइनाइट पर तो लेकर चले गए, अब 1 by 1 याद रखिएगा, 1 by 1 मतलब बारी बारी से 1 by 1 इनको क्या करेंगे, गिवन पोजीशन तक लेकर आएंगे, यहां से यहां लेकर चले गए। तो फर्स्ट टाइम जिसको भी आप लेकर जाओगे, बाकी जो रिमेनिंग जो चार्जेज हैं वो तो इंफिनिटी पर है ना, मतलब जब इंफिनिटी डिस्टेंस है तो इनके द्वारा, इनमें से दोनों के द्वारा Q1 पर कोई फोर्स तो लगेगा नहीं, और जब जब इलेक्ट्रिक फोर्स कोई लग नहीं रहा है, फोर्स ही नहीं लगेगा, तो वर्क डन होगा 0 होगा। तो यहां पर WE1 मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा पॉइंट चार्ज Q1 पर किया गया वर्क डन कब, इंफिनिटी से गिवन पोजीशन तक लाने के दौरान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सेकेंड को लेकर जाएंगे, तो याद रखिएगा जब सेकेंड पॉइंट चार्ज को आप लेकर उसके गिवन पोजीशन तक जाएंगे, तो फर्स्ट पॉइंट चार्ज कहां है, ये तो अपने पोजीशन पर ऑलरेडी है। तो जब तक Q2 इंफिनिटी पर है, Q1 के द्वारा Q2 पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही Q2 को आप इंफिनिटी से इसके गिवन पोजीशन की ओर ले जाओगे, तो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस फाइनाइट हो जाएगा। फाइनाइट होगा तो Q1 के द्वारा Q2 पर फोर्स लगेगा, जब फोर्स लगेगा तो इसका मतलब अब जो है Q1 के द्वारा Q2 पर फोर्स लगेगा, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन 0 होगा कि 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। याद रखेंगे, फर्स्ट टाइम जिस पॉइंट चार्ज को हम लोग लेकर जाएंगे इंफिनिटी से गिवन पोजीशन तक, तो किया गया वर्क डन 0 के बराबर होता है। सेकेंड को लेकर जाएंगे, किया गया वर्क डन 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। अब थर्ड को लेकर जाएंगे, जो थर्ड पॉइंट चार्ज है देखिए Q3, यहां जो थर्ड पॉइंट चार्ज है Q3 को जब यहां से इसके गिवन पोजीशन तक लेकर हम जाएंगे, तो क्या होगा, Q3 को जब आप गिवन पोजीशन तक लेकर जाओगे, तो ऐसे कंडीशन में अब यहां पहले से दो पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है Q3 पर फोर्स से एक्सर्ट करने के लिए। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर Q3 पर फोर्स से एक्सर्ट करेंगे,
तो जब फोर्स एक्सर्ट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट होगा ही, तो यहाँ वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, मतलब Q3 को भी लाने में किया गया वर्क डन 0 के बराबर नहीं होगा। तो क्या किए हम, सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। सबसे पहले सभी पॉइंट चार्जेस को गिवन पोजीशन से और एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ले जाएंगे, फिर वहां से 1 बाय 1 इनके गिवन पोजीशन तक लाएंगे और इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा टोटल वर्क डन निकालेंगे। टोटल कैसे निकालेंगे, सभी वर्क डन का सम करेंगे। सिंपल मेथड से सम करना है, क्यों, क्योंकि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। सम कर दिए। अब बताइए, इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पर सम है, फिर फाइनाइट डिस्टेंस पर हो गए, तो कॉन्फ़िगरेशन यहां चेंज किया ना। और आप लोग अभी तो पढ़े हैं इसके पहले वाले टॉपिक में, क्या पढ़े हैं कि कोई भी सिस्टम हो अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज के दौरान इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा टोटल जितना वर्क डन होगा, वर्क डन का निगेटिव सिस्टम के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 और ये फाइनल, यही हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहां से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज कैसे निकलता है, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को घटाते हैं। किसी भी क्वांटिटी के फाइनल में से इनिशियल को जब हम लोग घटा देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये माइनस WE, अब यहां U माइनस 0 माइनस WE और U इक्वल टू माइनस W। क्लियर हो गया, U इक्वल टू माइनस W। तो क्या सीखे, कोई भी सिस्टम हो, सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, सिस्टम के जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं सबको इन्फिनिटी से 1 बाय 1 उनके गिवन पोजीशन तक लेकर आएंगे, और लेकर आने के दौरान ग्रेविटेशनल, सॉरी अलग बोल दिए, ये सिस्टम के जितने भी चार्जेस हैं उनको इन्फिनिटी से 1 बाय 1 गिवन पोजीशन तक लाने के दौरान इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा टोटल जितना वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन का नेगेटिव कर देंगे, तो सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हो जाए। क्लियर हो गया ना। तो हम लोग अभी इसे लिखेंगे, U इक्वल टू माइनस WE, और ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग आगे अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है, पॉइंट चार्जेस के सिस्टम। यहाँ 2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम दिए जाएंगे, 3 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम दिए जाएंगे, 4 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम दिए जाएंगे। कितना भी पॉइंट चार्जेस के सिस्टम आपको दिए जाए और कहें कि सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करिए, तो हम लोग इसी फॉर्मूला का, इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, सभी पॉइंट चार्जेस को पहले कहां ले जाएंगे, इन्फिनिटी पर, फिर वहां से 1 बाय 1 उनके गिवन पोजीशन तक लाएंगे, और लाने के दौरान इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे। टोटल वर्क डन का निगेटिव कर दीजिएगा, तो सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हो जाए। तो आज हम इतना ही रह देते हैं, अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग।